हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन जॉनसन की एक पोयम द नोबल नेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोयम के टाइटल के बारे में, द नोबल नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति, यानी बेन जॉनसन यहाँ पे प्रकृति की बात कर रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर हम इस पोयम के संदर्भ में बात करें, इस पोयम के रेफरेंस में बात करें, तो बेन जॉनसन क्या करते हैं, इस पोयम के अंदर प्रकृति से दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। पहला है आपका ओक का ट्री, ठीक है। ये ओक का पेड़ है जिसके बारे में बेन जॉनसन बात करेंगे। ओक का पेड़ किस चीज़ का सिंबल है? ओक का पेड़ सिंबल है लॉन्गेविटी का। ओक का पेड़ सिंबल है स्ट्रेंथ का। इट इज़ द सिंबल ऑफ एंड्योरेंस। और ओक का पेड़ सिंबल है ग्लोरी का। ठीक है, इन सब चीज़ का सिंबल है ओक का पेड़। और वहीं दूसरी तरफ नेचर से वो दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, और वो क्या लेते हैं आपका, ये लिली का फ्लावर। लिली का फ्लावर किस चीज़ का प्रतीक है? ट्रांजियंस का, यानी क्षणभंगुरता का, जो जस्ट कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, लिली का जो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं वो जस्ट कॉन्ट्रास्ट टू द ओक ट्री है। लिली का पेड़ किस चीज़ का सिंबल है? लिली का फूल जो है वो किस चीज़ का सिंबल है? ट्रांजियंस का। लिली का फूल सिंबल है रेडियंस का, आभा का। लिली का फूल सिंबल है परफेक्शन का। लिली का फूल सिंबल है लाइट का। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट उन्होंने यूज़ किए हैं। और किस चीज़ को यूज़ किए हैं? उन्होंने मनुष्य के जीवन को कंपेयर किया है इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ, और ये बताया है हमें कि मनुष्य का जीवन मीनिंगफुल कैसे हो सकता है, नोबल कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर एडजेक्टिव यूज़ किया है उन्होंने, नेचर से पहले नोबल। यानी मनुष्य के जीवन को नोबल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो प्रकृति के इन दो ऑब्जेक्ट के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। तो वो इस नोबल के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ नोबल से हमारा अर्थ क्या है, नोबल से हम क्या समझते हैं? नोबल का मतलब होता है मीनिंगफुल। यानी हमारा जीवन मीनिंगफुल कैसे होगा, अर्थवान कैसे होगा। नोबल का अर्थ होता है वर्दीनेस, योग्य जीवन की। हाँ, हम इस धरती पर आए और हमने कुछ किया, योग्य जीवन हम कैसे जिएंगे। मनुष्य का जीवन प्रभावी, इफेक्टिव। नोबल का अर्थ क्या हुआ? इफेक्टिव, प्रभावी, कि आप कितना लंबा जिए दैट डजेंट मैटर। आपने प्रभावी जीवन कितना दिया, कितना जिया, दैट मैटर्स मोर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम शॉर्ट्स में ये कह सकते हैं कि हेयर द एडजेक्टिव नोबल स्टैंड्स फॉर द क्वालिटी। इट फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। को क्वांटिटी की बात नहीं करता, आपने कितना लंबा जिया, कितना बड़ा जिया, वो क्वालिटी की बात करता है कि आपने क्वालिटी लाइफ जी और की नहीं जी। और उसके लिए वो यहाँ पे दो एग्जाम्पल यूज़ करेगा। एक ओक का एग्जाम्पल यूज़ करेंगे बेन जॉनसन, और दूसरा एग्जाम्पल किसका यूज़ करेंगे? वो लिली के फ्लावर का एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। देखते हैं फटाफट हम बेन जॉनसन की इस पोएम के बारे में। तो सबसे पहले हम बेन जॉनसन की बात कर लेते हैं। बेन जॉनसन एक बड़े ही फेमस ब्रिटिश प्लेराइट थे, ब्रिटिश पोइट थे। ठीक है, ही बिलोंग्स टू द ब्रिटेन एंड ही वाज द फेमस ब्रिटिश प्लेराइट एंड ब्रिटिश पोइट। हिज लाइफ स्पान, उनके लाइफ स्पान की बात कर लें तो ही वाज born in the year of the 1572 and died in the year of the 1637। तो नियर अबाउट 65 years he lived। एंड स्पेशलिटी ऑफ हिज लाइफ वॉज, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है उनके जीवन के बारे में, कि ड्यूरिंग द 65 years ऑफ हिज लाइफ ही हैड सीन द थ्री ग्रेट एजेस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। पहली एज जिसमें उनका बर्थ हुआ था, दैट इज कॉल्ड द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज हम सभी को पता है, क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द एम्प्रेस ऑफ द ब्रिटेन इन द ईयर ऑफ द 1558। और उन्हीं के नाम पे इस काल का, या इस पीरियड का नाम क्या पड़ा? एलिजाबेथन एज इसका नाम पड़ा। तो वो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, शी बिलोंग टू द ट्यूडर मोनार्की, ट्यूडर वंश की वो शासिका हुआ करती थी। एंड शी वाज अनमैरिड एंड व्हेन शी डाइड इन द 1603, 1603 में जब उनकी मौत हुई तो दूसरा कोई उस वंश का शासक नहीं था। इसीलिए ट्यूडर वंश का अंत हो गया था किसके साथ? क्वीन एलिजाबेथ की मौत के साथ में ही। तो इसी काल में, इसी एज में बेन जॉनसन जन्मे थे। और बेन जॉनसन ने अपने कुछ महत्वपूर्ण वर्क थे जो एलिजाबेथन पीरियड में लिखे थे, जैसे ए टेल ऑफ टब, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सिंथिया रिवील्स, पोइट स्टार। ये कुछ ऐसे वर्क थे जो उन्होंने किस में लिखे थे? क्वीन एलिजाबेथन पीरियड में लिखे थे। फिर 1603 में आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथन, जब ट्यूडर मोनार्की का अंत हो गया, तो एक नया वंश शासन में आया जो था स्टुअर्ट मोनार्की। स्टुअर्ट वंश शासन में आया जब स्कॉटलैंड का राजा जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन का राजा बना, किंग बना। तो जेम्स फर्स्ट के नाम पे ही इस एज को हम क्या कहते हैं? जैकोबियन एज कहते हैं। जो कब से कब तक थी? फ्रॉम द ईयर ऑफ द 1603 टिल हिज डेथ 1625, 1625 तक। ठीक है, तो जेम्स फर्स्ट के नाम पर ही क्या पड़ा था? इसका नाम जैकोबियन एज पड़ा था। जैकोबियन एज के ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत फेमस अपने प्लेज लिखे थे। वोल्पोन, ईस्टवर्ड हो, द एल्केमिस्ट, बार्थोलोम्यू फेयर, एपिकोनी और द साइलेंट वुमेन। ये कुछ ऐसे प्लेस थे जो
बहुत ज़्यादा प्रभावी प्लेस थे, और इन्होंने कब लिखे थे ये? अपने जैकोबियन इरा के अंदर लिखे थे। थर्ड एज जो थी कैरोलाइन एज, एक्चुअली में दीज वर द डिक्लाइनिंग ईयर ऑफ बेन जॉनसन, और इन्होंने उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, या माइनर वर्क्स थे जो ज़्यादा फेमस भी नहीं हुए, जैसे द स्टेपल ऑफ न्यूज़ था, द सैड शेपर्ड था, तो इतने ज़्यादा ये फेमस नहीं हुए। एंड इन द ईयर ऑफ द 1637 ही डाइड। तो कैरोलाइन एज में उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, इसीलिए इनको हम एलिजाबेथन प्लेराइट या जैकोबियन प्लेराइट हम बहुत कह देते हैं। ये दोनों थे, तो क्योंकि दोनों ही इरा में या दोनों ही एजेस के अंदर इन्होंने लिखा था। अब बेन जॉनसन का एमिनेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ही वाज द फर्स्ट पोइट लॉरेट ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन के वो क्या थे? फर्स्ट पोइट लॉरेट थे। पोइट लॉरेट एक उपाधि होती है जो दी जाती है ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा। उस समय का जो भी राजा या रानी रहते हैं, वो किसी ऐसे पोइट को जो बहुत इम्प्रेसिव था, जो बहुत इंस्पायर्ड था, जो नेशन को किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर या राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में राष्ट्र की कविता को रिप्रेजेंट करेगा, उसको ये उपाधि दी जाती थी। तो ही वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये पहले पोइट लॉरेट थे। अब इनकी बात कर लेते हैं फटाफट। किसके बारे में? इनकी कविता के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या इन्होंने लिखा है इसके अंदर। तो वो कहते हैं, इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही सेज, वो क्या कहते हैं? इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ठीक है, लाइक ए ट्री, यानी देखो, लाइक लाइक हमें पता है कि कंपैरिजन करने के लिए जब लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसे हम कहते हैं सिमिली। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम द पोइट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। ठीक है, सिमिली का उन्होंने यूज किया है। और क्या कहते हैं वो पहली लाइन के अंदर? कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक ए मैन बेटर बी। ठीक है, कि पेड़ बढ़ता है, और पेड़ की तरीके से अगर आप भी बढ़ते हो बल्क यानी साइज के अंदर, तो डॉथ मेक ए मैन बेटर भी। तो अगर आप साइज के अंदर बढ़ रहे हो, तो वो आपको क्या नहीं करेगा? आपको एक बेहतर मनुष्य नहीं बढ़ाएगा। इफ़ यू आर फिजिकल ग्रोइंग, देखो मनुष्य का जो ग्रोथ होती है वो दो प्रकार से होती है, या मनुष्य दो प्रकार से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। एक तो वो बढ़ता है फिजिकली, वो बड़ा होता है। शुरू में एक नवजात था, नवजात से वो बच्चा बना, बच्चे से थोड़ा और बड़ा हुआ, अल्हड़ आया, अल्हड़पन से उसके युवावस्था में आया, युवावस्था में से वो अधेड़ हुआ, अधेड़ से फिर वो बुजुर्ग हो गया। ठीक है, ये तो उसकी फिजिकल ग्रोथ हुई। और दूसरा, वो उम्र में बढ़ता है। वही बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, इस तरीके से उम्र में बढ़ता है। तो दोनों ही कंपैरिजन वो ग्रोथ के आपको करके बताएगा कि एक पेड़ की तरीके से फिजिकली ग्रो करने से कोई आदमी बेहतर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो पहली ही लाइन में उसने सिमिली को यूज कर दिया। और फिर वो कहता है, और स्टैंडिंग लॉक एंड ओक ट्री। ठीक है, 300 ईयर्स। ठीक है, अब ये देखो, ओक का जो पेड़ है, ओक के पेड़ की जो लाइफ स्पान होता है, ओक 300 सालों तक जीता है। एक जगह पर खड़ा रहता है, 300 सालों तक जीता है। ये पेड़ जो होता है प्रतीक लॉन्गेविटी का, लंबे जीवन का प्रतीक होता है। स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रतीक होता है। एंडोरेंस, सहन शक्ति, यानी अपने जीवन काल के दौरान ये बहुत से तूफान देखता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम को देखता है, और हर कठिन से कठिन मौसम के अंदर भी ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो ये एंडोरेंस का प्रतीक भी होता है। ग्लोरी, एक आभा भी है कि 300 वर्षों तक ये जिया। एक प्राउड, एक गर्व के पल भी इसके लिए होते हैं। तो वो ये कहता है, क्या कहता है कि आप उम्र में बढ़ रहे हो एक ओक के पेड़ की तरह। की ओक भी तो 300 सालों तक जीता है, लेकिन ओक जब लास्ट में गिरता है, व्हेन द डिक्लाइन कम्स, जब ओक का डिक्लाइन आता है, तो वो किसकी तरीके से गिरता है? एक लॉक की तरीके से गिरता है, एक सूखी लकड़ी की तरीके से गिरता है। कैसा? ड्राई, बिल्कुल सूखा गिरता है। बेल्ड, बेल्ड यानी गंजा होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो विदाउट एनी लीफ, कोई पत्ती नहीं होती इसके ऊपर। एंड सीयर, सीयर यानी विदर्ड, विदर्ड यानी ड्राइड, बिल्कुल सूखा, विदाउट एनी ग्रीनरी, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ग्रीनरी नहीं होती है। और एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा जिस प्रकार से नीचे जमीन पे पड़ा रहता है 300 सालों के बाद, इस ओक के पेड़ का अंत भी ठीक ऐसा ही होता है। जबकि दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे स्टेंजा में वो कंपैरिजन करेगा लिली के फ्लावर के साथ। देखो, कॉन्ट्रास्ट बताएगा दूसरे स्टेंजा के अंदर, ही विल कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बताएगा इससे। लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन मे, मई के महीने में उगने वाला लिली का जो फूल होता है एक ही दिन उगता है, बट दैट इज मोर फेयर इन कंपैरिजन टू द ओक ट्री। दिखने में बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। फेयर यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है वो ओक के ट्री से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ऑल दो, हालांकि उसकी एक कमी है, और कमी क्या है? इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये एक सिंगल दिन में
खत्म हो जाता है, यानी सिंगल दिन में खत्म हो जाता है, सुबह उगता है शाम तक ये खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये दो तरीके से आपको इस लाइन को समझाता हूँ, समझना थोड़ा सा कि इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लिली का जो फूल है वो क्या कहा जाता है, लिली का जो प्लांट है वो क्या कहा जाता है, फ्लावर ऑफ लाइट। ठीक है, फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखो लिली का फ्लावर कब होगा, विद द फर्स्ट रे ऑफ सन, सूरज की पहली किरण के साथ, यानी जैसे ही लाइट है इस लिली का फ्लावर होगा। और खत्म कब हुआ, विद द लास्ट रे ऑफ द सन, सूरज की जब अंतिम किरण धरती पर थी उसके साथ ही वो खत्म हो गया। यानी जब तक रोशनी धरती पर रही तब तक ही वो जो फूल था आपका लिली का वो खिला, और सूरज की रोशनी जाने के साथ ही वो उसी के लिए चला गया, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ से आपको समझाता हूँ कि लाइट यहाँ पे सिंबल भी है, और लाइट किस चीज़ का सिंबल है, फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है। लाइट सिंबल होता है प्योरिटी का, लाइट सिंबल होता है फर्टिलिटी का, लाइट सिंबल होता है फ्रेश लाइफ का, और लाइट सिंबल होता है रीबर्थ का। ठीक है, तो हर दिन क्या होता है, हर दिन सूरज निकलता है और हर दिन लिली का नया फूल खिलता है, और हर दिन सूरज ढलता है और हर दिन क्या होता है, वो लिली का फ्लावर मुरझा जाता है। तो रीबर्थ का सिंबल है ये, है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये पॉजिटिविटी का सिंबल है, फ्रेग्रेंस का सिंबल है, फ्रेशनेस का सिंबल है ये। तो इन कंपैरिजन टू द ओक ट्री, भले ही इसका जीवन बड़ा छोटा होता होगा लेकिन ये बड़ा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, बड़े ही इसका लाइफ स्पान बड़ा छोटा होता होगा लेकिन ये क्या देता है, फ्रेशनेस का सिंबल है। तो वो ये कहता है, क्या कहता है, कि अगर इसी तरीके से स्मॉल प्रोपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सी, कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में क्या कहते हैं, हम सुंदरताओं को देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों में, स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे-छोटे चीज़ों में हम खुशियों को देख सकते हैं, सुंदरताओं को देख सकते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। और इस तरीके से अगर हम हमारा जीवन की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन भी तो बहुत बड़ा होता है ना, हमारा जीवन भी कोई 80 साल जिया, कोई 100 साल जिया, कोई 60 साल जिया। तो हमारे जीवन की भी बात करेंगे तो अगर हम लाइफ को एज ए होल लेंगे और उसको मेजर करेंगे, मेजर यानी इवेलुएट करना, हमारे जीवन को इवेलुएट करेंगे, तो द लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और हम कभी उसको ढंग से इवेलुएट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें वास्तव में जीवन जीना है, अगर हमें वास्तव में नोबल जीवन जीना है, प्रभावी जीवन जीना है, मीनिंगफुल जीवन जीना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे जीवन को छोटे से टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। टुकड़ों में बांटने का मतलब, वी शुड बिगिन टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अ लाइफ। हमारे जीवन को छोटे छोटे टुकड़ों में लो, छोटी छोटी पलों के अंदर हमारे जीवन को लो, और उन छोटे छोटे पलों को हमें जीना पड़ेगा, और उन छोटे छोटे पलों को जब हम जिएंगे तब वास्तव में हम पूरी तन्मयता के साथ में और फुल ऑफ वाइटलिटी के साथ में हम उस जीवन को जिएंगे। देन ओनली आवर लाइफ विल बिकम मीनिंगफुल, देन ओनली आवर लाइफ विल बिकम इफेक्टिव, देन ओनली वी विल लीड टू ए क्वालिटी लाइफ। तब जाकर के हमारे पास एक क्वालिटी जीवन आएगा। बाकी लंबा आपने जीवन कितना जिया है, एक जगह पर आप खड़े रहे, लंबे जीवन को जीते रहे, उम्र में आप बढ़ते रहे, फिजिकल आपकी ग्रोथ होती रही, लेकिन अगर आपने प्रभावी जीवन नहीं जिया तो दैट इज वर्थलेस, वो बिल्कुल बेकार है। ऐसे जीवन को बेन जॉनसन नहीं चाहता है। तो यहाँ पे उन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिया प्रकृति से, एक ओक ट्री लिया और दूसरा क्या लिया, उन्होंने लिली लिया, और उन दोनों को कंपेयर किया और हमें बताया कि नोबिलिटी जीवन के अंदर किस तरीके से आ सकती है। फटाफट बात करते हैं अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द पोएम। गीत और पोएम आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक लिरिक दिखाई देगी, गीत दिखाई देगी। 10 लाइनों की कविता है सिर्फ, इट इज़ ए पोएम ऑफ 10 लाइन्स। और लिखी किसमें गई है, कपलेट्स यूज किए उसने। कपलेट्स हम सब जानते हैं, 2 लाइन का जो स्टैंजा होता है दैट इज कॉल्ड कपलेट। और राइम स्कीम उसकी ए ए बी बी सी सी जी डी ई ई। ठीक है, इस तरीके से राइम स्कीम है। इन टर्म्स ऑफ मीटर, और जहाँ तक मीटर की बात करें तो द मेजोरिटी ऑफ द पोएम इज रिटन इन द आयमिक टेट्रामीटर। आयमिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, with instances of the iambic tetrameter of the fifth and the sixth line। ठीक है, आगे बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन, मैं आपको पढ़ाया था तभी आपको बताया था, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट हैज यूज्ड हियर सिमिली। ठीक है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। यहाँ पे सिमिली को उन्होंने यूज करा है कंपैरिजन करने के लिए। एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। एक फ्रेज है मेक मैन, जहाँ पे एम जो है, मैं का जो साउंड है उसका क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। तो एक कंसोनेंट साउंड, व्हेन द कंसोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। एंजेममेंट, एंजेममेंट क्या होता है कि देखो पहली लाइन में कोई बात खत्म नहीं हो रही, यानी एक लाइन जो है एक्चुअली में 2 लाइनों में जाकर के वो कवर होती है। जैसे वेरी फर्स्ट लाइन आप देखोगे यहाँ पे ये दिख रही है आपको कि इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन मैटर बी। ठीक है, शुरुआती 2 लाइनें हैं, जबकि एक्चुअली में ये एक ही लाइन है। लेकिन पहली लाइन जब दूसरी लाइन तक चली जाती है तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, एंजेममेंट कहता है। इनिशियल 2 लाइन्स ऑफ द पोएम वो आपको बताती है जब पहली लाइन सब्सिक्वेंट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है,
सिंबोलिज्म की बात करें पोएम की ड्यूरेशन में, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओक ट्री का एक एग्जांपल दिया गया है। ओक ट्री किस चीज़ को सिंबल करता है? लॉन्गेविटी को। ओक ट्री सिंबल करता है पावर को, स्ट्रेंथ को। ओक ट्री सिंबलाइज करता है एंड्योरेंस को। ओक ट्री सिंबलाइज करता है किस चीज़ को? विगर को। लेकिन ओक ट्री का जब अंत होता है तो कैसे होता है? उसका सोरोफुल डिक्लाइन होता है, लास्ट में एज ए लॉग वो गिर जाता है, सूख करके नीचे गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ लिली है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ट्रांजिएंट ब्यूटी को, क्षणिक सुंदरता को, रेडियंस को, आभा को, सौंदर्य को, परफेक्शन को सिंबलाइज करता है। तो इसके माध्यम से ये जो सिंबल है जो यहाँ पे यूज़ किए गए, इन सिंबल को यूज़ करके वो हमें यही बताना चाहता है कि वास्तव में इफ़ यू वांट टू मेक आवर लाइफ better, if you want to make our life quality wise very good, if you want to make our life meaningful, if you want to make our life effective, तो हमें जीवन को क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे जीवन को जीना पड़ेगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पोएम समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।